नए लक्ष्य में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली, आने वाले पल में उसका भी हल हो। देखो जो कुछ कर गुजरने का सपना, देखो जो कुछ कर गुजरने का सपना, वो हर सपना सफल हो। ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसी हमारी कामना हो तो निश्चित रूप से हर लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। नमस्कार, परिवर्तन के इस मंच पे किताबों की दुनिया के इस भाग में मैं भारती प्रवीण आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, किताबों की दुनिया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। जो हमारे आभासीय दुनिया है, उससे हम एक अलग जो विचारों की दुनिया होती है, वहां पर हम पहुंच जाते हैं हर बार एक नए लेखक के साथ, एक नई किताब के साथ। और इस बार हमारे साथ हमारी अ, पुस्तक चर्चा में हमारे साथ हमारी बेहद ही उम्दा जो जिन्हें कहना चाहिए लेखिका हैं, कवयित्री हैं, पंखुड़ी सिन्हा जी। और समीक्षक के तौर पे हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी बेहद ही लोकप्रिय संचालिका अनुराधा ओस जी। आप दोनों ही महानुभूतियों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। अनुराधा जी से आप सभी बेहद परिचित हैं और पंखुड़ी जी सिन्हा जी जो हैं, वो आज की हमारी पुस्तक की लेखिका हैं। तो बहुत हार्दिक अभिनंदन आप दोनों का इस मंच पे। हमारी जो कविता संग्रह या जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, दरअसल ये बेहद ही जिसे कहना चाहिए समझने वाली किताब है। इसमें कोई कविताओं का जो संग्रह है, वो एक ऐसा संग्रह है जिसमें हम पढ़कर कहीं और ही पहुँच जाते हैं। और इस किताब के बारे में हम और अधिक जानेंगे हमारी लेखिका से और उनके साथ जुड़ी अनुराधा ओस जी से। अ, मैम, ये जो किताब है, पहले मैं शीर्षक बता देती हूँ, औसिल सुबह। इसका एक रोचक या उत्सुकता जो होती है, तो ये औसल सुबह क्या है शीर्षक और इसकी किस प्रकार हम इसको एक दूसरे से जोड़ पाते हैं कि ये किस तरह की कविताएं हमारी इस किताब में होंगी। जी, शुक्रिया भारती जी। ये जो आप मुझे सुन पा रही हैं ना? ठीक? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अब ये जो शीर्षक है ओसिल सुबहें, ये जी। दरअसल आप इस पे जो चित्र है वो भी देखिए। एक पत्ता पुराना है, एक पत्ता नया है, मतलब हरा है और एक उसी हरे पत्ते से बूंद टपक रही है और हुँ, शीर्षक ये बता रहा है कि ये केवल बारिश का पानी नहीं है, ये ओस का पानी है ना। सुबह जब फूल की पंखुड़ियां या पत्ते पौधों के ओस से भीगे हुँ, होते हैं तो क्या ही खूबसूरत नजारा होता है सुबह हुँ, बाग में जाने का या बाहर भी निकलने का। तो ऐसी सुबहें जो ओस से भीगी हो और उनमें ठंडक हो, यानी मौसम बिल्कुल दुरुस्त हो, अपने मुस्कुराते हुए मिजाज में हो, ऐसी अ, कल्पना इस संग्रह में नहीं है, लेकिन हुँ, हुँ। ऐसी कामना इस संग्रह में। तो जी, जी। जब समस्याओं की ओर उंगलियां उठाई गई हैं, हुँ, हुँ, तो इस तरह से उठाई गई हैं कि कैसे हम इनका समाधान ढूंढें या जैसे हुँ, हुँ, कैसे हम इनको ठीक करें, जैसे हमारा मौसम है, जैसे हमारी हवा है शहर की, या हमारे पेड़ पौधे हैं, लोगों का जीवन है। कुछ एक कविताएं इसमें बिल्कुल उससे जुड़ती हुई है। जी, अ, पेड़ों की सघनता से, पक्षियों से, हवा कितनी साफ है। इंदु जी। जैन जी का एक संग्रह है, हवा की मोहताज क्यों रहूं, मुझे हमेशा वो हुँ, हुँ, हुँ। याद रहता है। मतलब हमारा ऐसे ही समय बहुत घुटन भरा है ना। तो उसमें हमें ये सब चाहिए होता है, लेकिन ये केवल पर्यावरण की अगर आप पढ़ेंगी, आपने पढ़ा ही होगा, तो इसमें जी, जैसे एक कविता है, वाष्प बन गए पानी का तापमान, है ना। इस तरह की कुछ हुँ, हुँ, कविताएं हैं, मैं आगे इसको पढ़ूंगी। लेकिन मैं पर्यावरण पर ही केवल नहीं रुक जाना चाहती। वो बहुत कुछ से हमारे स्वभाव से जुड़ता है, वो हमारे अपने मिजाज से जुड़ता है, हमारे जी, अपने तापमान से जुड़ता है। जैसे कि आप याद करेंगी कि काम्यू का जो उपन्यास है द हुँ, हुँ, स्ट्रेंजर,
अजनबी, जिसका अनुवाद राजेंद्र जी ने भी किया। तो उसकी पहली वही है कि पंक्ति जो भी हो, कि उसका वर्णन है कि इतनी गर्मी थी कि लोग गर्मी के मारे लड़ाई कर रहे थे। मन कर रहा था कि बिल्कुल एक दूसरे को लहूलुहान कर दें। तो ये स्थिति जो है, ये केवल वातावरण की नहीं होती, ये केवल मन की ही नहीं होती, फिर ये धीरे धीरे माहौल की हो जाती है। और ऐसे में हिंसा बढ़ती है, और मतलब जिसे हम कहते हैं ना मिसकम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं बातों का ना पहुंचना, तो उस तरह की बातें भी इसमें है। जैसे इसमें एक जी जी। विस्थापित होते हुए मोची का दर्द है ना। तो आप कहेंगे ओसिल सुबह, है ना, वही जी है। अब इसमें ओसिल सुबह नाम से शीर्षक कविता नहीं है, अलबत्ता वह सबसे करीब है। वाष्प हो गए पानी का तापमान, और वो नॉर्थ यानी ईस्ट से जुड़ती हुई जी कविता है। जी जी। और इसी या तरह से इसमें तमाम बातें हैं, जो हमारा समय है दरअसल उसकी कविता है। हम बिल्कुल। जिन सुबहों में रोज जाग रहे हैं, उसकी कविता है। क्या वो उस तरह से ओस की नमी से ठंडी और मुलायम और मीठी है या नहीं है, इस सवाल को उठाती हुई कविताएं हैं। मतलब मेरी कोशिश ये। बिल्कुल। ये हमारे जीवन से जोड़ती हुई कविताओं का संग्रह है और ये दरअसल इसका शीर्षक इतना रोचक-सा था कि ओसिल सुबह किस तरह के शीर्षक या किस विषय को इंगित करती हैं, तो यही मेरा दरअसल आप दर्शकों से आपकी किताब को और आपको जोड़ने का एक माध्यम था। दर्शकों, इससे पहले कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएँ और इसकी सभी कविताओं के बारे में चर्चा करें, मैं सामान्य-सा परिचय आप सबके मध्य पंखुड़ी जी का रखना चाहूँगी। आप एक युवा लेखिका हैं और अपने लेखन के प्रति इतनी प्रतिबद्ध हैं कि आपको कई बार इसके लिए बेहद ही खूबसूरत पुरस्कारों से नवाज़ा जा चुका है। आपका सामान्य परिचय जो कहें यदि, तो 2 आपके कथा संग्रह हैं, ज्ञानपीठ से हैं और 4 हिंदी कविता संग्रह हैं, 2 अंग्रेज़ी कविता संग्रह है। कई संग्रहों में आपकी रचनाएँ संकलित हैं, कई पुरस्कार आप जीत चुकी हैं और कविता के लिए राजस्थान पत्रिका का 2017 का पहला पुरस्कार, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड 2013 और पहले कहानी संग्रह कोई भी दिन को 2007 का चित्रा कुमार शैलेश मटियानी सम्मान और कोबरा गॉड एट मर्सी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट लेखन, जिसे 1998-99 के यूजीसी फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। एक नया मौन, एक नया उद्घोष कविता पर 1995 का गिरिजा कुमार माधव स्मृति पुरस्कार और 1993 में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं में हिंदी में सर्वोच्च अंक पाने के लिए आप भारत गौरव सम्मान से भी नवाजी जा चुकी हैं। इनकी कविताओं का मराठी, पंजाबी और बांग्ला और नेपाली के भाषाओं में भी आपका कई ये भाषाओं के साथ अनुवाद भी हो चुका है और सबसे बड़ी बात आपको इटली में सम्मान मिल चुका है और आपकी तीसरा सम्मान था ये। तो ये बहुत खूबसूरत सफ़र रहा जो इनका साहित्यिक सफ़र है या लेखन के क्षेत्र में जो इनका सफ़र है, बहुत खूबसूरत है और पंखुड़ी जी आप बहुत से युवाओं को या बहुत से लेखकों को प्रेरित करती हैं, तो हम इस प्रेरणा को आपकी इस आज की किताब के माध्यम से आगे बढ़ाएँगे और हमारे साथ डॉक्टर अनुराधा ओस जी हैं, जो अपने आप में स्वयं एक साहित्य का परिचय है। बहुत खूबसूरत आप लिखती हैं और दर्शक जो कि इनसे रूबरू होते हैं हमारे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से और बहुत ही बेहद ही जिसे कहना चाहिए अनुभवी संचालिका हैं। आज हमारे समीक्षक के तौर पे ये हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आइए कार्यक्रम की अब एक वास्तविक परिचर्चा हम शुरू करते हैं। जैसा कि पंखुड़ी जी आपने बताया कि ये प्रकृति से जोड़ती हुई कविता है, न केवल आप प्रकृति पर ही लिखती हैं, आपने सभी विषयों को चुना है। तो एक स्त्री होने के नाते और एक स्त्री लेखिका होने के नाते हमारा आपसे भी ये प्रश्न रहेगा कि प्रकृति को आप स्त्री के कितने संलग्न मानती हैं या उसमें कहीं न कहीं क्या इनकी समरूपता होती है या नहीं, आपकी कविताओं में जो प्रकृति सम्मिलित है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसे कविताएं लिखी जाती हैं इस तरह से कि स्त्री नदी है,
जी। स्त्री जो है उसकी तुलना धरती से की जाती है, वगैरह वगैरह। और ठीक अभी इस विषय पर एक कविता लिखकर मैंने रजनीश त्रिवेदी जी को भेजा है। मैं उस अखबार का देखिए कैसे नाम भूल रही हूँ, वो देहरादून से प्रकाशित होता है और उसकी जी, वो पहली हमारे पंक्ति साथ है। जुड़े हैं। रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका अरे आभार प्रकट कर रहे थे। अरे बहुत धन्यवाद जी। जी। तुम नदी हो या नहीं, तुम धरती हो या नहीं, मतलब तुम में नदी सी जीवनी शक्ति, तुम में नदी सी देने की शक्ति और तुम में धरती सी सहने की शक्ति है या नहीं। ये बहुत हद तक अ, पुरुष दृष्टि ही नहीं है। मैं इस पे जोड़ना चाहूंगी कि कई बार स्त्रियां भी ऐसा कर देती है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब कविता लेखन में नहीं, जीवन में, जीवन से इतर, है ना, मतलब सॉरी, हुँ, साहित्य से इतर जो हमारा जीवन है उसमें कई बार हुँ, ऐसा हुँ, हो जाता है, लेकिन हम उसमें ना पड़े। तो आ, ऐसा स्त्री और प्रकृति का जो मैं ढूंढ रही थी एक कविता जो इस पर कुछ कहते, स्त्रियों और प्रकृति के साथ जुड़ती हुई जो कविताएं हैं वो तो मतलब है ही है। एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ, प्रपात का देखना अपने देखने वालों को। हुँ, एक और भी इससे स्वागत। जोड़ती हुई कविता है जो मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे मिल नहीं रही है। जी, इसमें एक लेकिन सामंजस्य अनेकों हम ये देख कविताएं, सकते हैं। ऐसा है भारती जी, जो मैं कहना चाहती हूँ कि स्त्री और प्रकृति से जुड़ती हुई जो कविताएं हैं वो हुँ, हुँ, अनंत है और अनेकों रूपों में स्त्री जो है वो प्रकृति से जुड़ती है। ये तो मैंने बिल्कुल। साधारणतः वो कहा जो क्लासिकल अर्थों में स्त्री को जैसे चित्रित किया जाता रहा, जी, लेकिन जी, जब जी। स्त्री स्वयं चित्रण करती है तो वो प्रकृति के क्षरण में आहत होती है। और क्योंकि प्रकृति उसकी भी शरण स्थली है, जैसा कि मैंने हुँ, शुरू में ही कहा कि हुँ, हुँ, प्रकृति से वह ढूंढती है ये तमाम चीजें जो मैंने शुरू में ही कही, है हुँ, ना। हुँ, तो स्त्री को भी वो उतनी ही चाहिए होती है जितनी पुरुष को। हम खास तौर पे ये मानते हैं कि जब हम प्रकृति वर्णन करते हैं या जब हम प्रकृति के सौंदर्य की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद ये पुरुषों के उपयोग और उपभोग के लिए है ना। और जब स्त्री पे बिल्कुल। लिखा जाए तो उसकी तुलना ही प्रकृति से हो जाए, यानी वो हमेशा सब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट हुँ, हुँ, होती है। अब जब स्त्री खुद कलाकार है, चित्रकार है, लेखक है, जी, जी। अभिनेत्री है, और ये मतलब अंग्रेजी में लोग एक से एक अभिनेत्रियां खुद को एक्टर कह रही हैं, तो वो जेंडर का ये भेद कुछ हद तक मिटा रही है ना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। स्त्रियों की कविताओं को जितना हमने संकुचित करके रखा है, नहीं होना चाहिए। ये बात है कि जब स्त्रियां प्रकृति के बारे में लिखेंगी तो शायद उनकी संवेदना थोड़ी और होगी, वो इस तरह बिल्कुल, से भी लिखेंगी पहले तो कि हमको इनसे पृथक करो, है ना। हम भी इनके बारे में ऐसे लिखना चाहती हैं कि हमारी भी मॉर्निंग वॉक का समय है और हमें भी टपकती हुई बूंदें चाहिए। तो प्रकृति हम दोनों के लिए है। तुम मुझे प्रकृति के एक अवयव की तरह ना गिनो। अगर जी। तुम खुद को ना गिनते हो तो मुझे लगता है कि प्रकृति और स्त्री का जो विमर्श है, स्त्री विमर्श प्रकृति से जुड़ता हुआ, वो सबसे पहले तो यहाँ से शुरू होता है। तो अनेकों जी। कविताएं हैं इस संग्रह में, जैसे केले का टूटता पेड़, जैसे वो, लेकिन जो एक कविता मैं ढूंढ रही थी वो नहीं मिल रही है मुझे। एक कविता है प्रपात का देखना अपने देखने वालों को, लेकिन इसमें वो बात नहीं हो रही। इसमें दो प्रेमी प्रपात देखने गए हैं और कैसे एक दूसरे को क्षत विक्षत कर रहे हैं, ये बात हुँ, है। हुँ, तो जी। प्रकृति और यानी प्रेम की वो कविता है। जी जी, जी जी। मेरा जो उत्सुकता थी कि प्रकृति से आपने स्त्रियों को जोड़ा कि नहीं, तो आपने जैसा उसे सामान्य किया कि प्रकृति, स्त्री काफ़ी समरूपता रखते हैं क्योंकि समर्पण दोनों में है। लेकिन नज़रिया जो है, वो समभाव होना चाहिए, पुरुष के लिए भी वही और स्त्री के लिए भी वही। नहीं, मैं अनुराधा जी से ना तो जी, सुनिए, ना तो प्रकृति में समर्पण है, ना होना चाहिए, न स्त्री में ऐसा समर्पण होना चाहिए जो पुरुष को जी, आतताई बनाए। आदिताई नहीं बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल।
अनुराधा जी इसलिए से हम उस जानना समर्पण के चाहूंगी। आदर्श को रिवाइज करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल, बेशक बेशक, प्रकृति जो क्योंकि है जो ना, मैंने सबसे पहले वही बात कही कि प्रकृति के पास वो क्षमता ही नहीं है कि इतना अत्याचार सहे किसी का, और स्त्री के हम्म, पास भी नहीं है, इसीलिए इतनी घटनाएं। इतनी घटनाएं। बेशक बेशक। अनुराधा जी, आपका इस बारे में क्या विचार है, आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं भारती जी का पंखुड़ी जी का बहुत स्वागत करती हूँ। और आपकी कविताएं मैं पढ़ रही थी, ओसिल सुबह। उसमें मैंने देखा कि ओसिल सुबह नाम है, और लेकिन उसमें विषय की विविधता है। अनेक विषयों पर आपने अपनी लेखनी चलाई है। तो मैं कुछ बातें इस कविता संग्रह पर आप सभी के बीच रखना चाहूंगी। अभी बात हो रही थी स्त्रियों पर, तो मैं एक जगह एक कॉलेज में कविता पाठ करने गई, तो वहां पे स्त्री विषयक ही कविता पाठ पढ़ी। तो जो पुरुष पुरुष कवि थे वो कह रहे हैं कि महिलाएं अलग से विषय क्यों नहीं चुनती हैं, सिर्फ स्त्री विमर्श पर ही क्यों पढ़ रही हैं। तो मैंने कहा कि स्त्रियों ने बहुत झेला है, बहुत लंबा झेला है, और जो झेला है वो तो आएगा ही लेखनी में, कहीं न कहीं से जरूर आएगा। आइए चलते हैं, कुछ बातें इस किताब पर करते हैं। जी अ, जी। कविता का हम्म, सौंदर्य शास्त्र, कविता का सौंदर्य शास्त्र जिस आधार पर निर्मित है, उसमें दृष्टि और भाषा पर बल दिया जाता है कि हम किस दृष्टि से, किस नजरिए से कौन सी वस्तु को, कौन सी घटना को देखते हैं। और प्रायः दृष्टि और रचना के अंतःपाठ को वह दृष्टि उभारती है जिस पर सामान्यतया लोगों का ध्यान नहीं जाता है, सामान्य जन का ध्यान नहीं जाता है। एक लेखक का, एक संवेदनशील हृदय व्यक्ति का ध्यान उस पर जाता है। पंखुड़ी जी की कविताओं में प्रकृति के कई शेड हैं। नदी है, सागर है, धरती है, चिड़िया है, चिड़िया की भी बात करती हैं। उसमें एक चेतना दिखाई देती है, और इन कविताओं में जहाँ स्त्री पक्ष दिखाई पड़ता है, वहीं उससे इतर बातें भी हैं, दुनिया जहान की बातें हैं, युद्ध की विभीषिका की बातें हैं। एक कविता मैं पढ़ रही थी, बोको हरम के सारे अपहरण। ये बड़ी ही क्या कहें, समसामयिक कविता है, और जैसा समय चल रहा है उस पर लिखी गई। युद्ध की विभीषिका पर भी आपने बात की है कविता के माध्यम से। कविता का काम ही है अंतर्दृष्टि की सजगता और भाषा के माध्यम से लोगों के बीच में लाना। कविता में मैं कहना चाहूंगी एक ताप होनी चाहिए, बिल्कुल है, वो हमें महसूस होती है पढ़ के, वो ताप, वह आँच महसूस होती है, और एक करुणा और उतनी ही कोमलता होनी चाहिए। अ, इस संदेश में एक गगन गिल की कविता, 4 पंक्तियों हैं कि जिस कांटे से बचने के लिए तैरती रही मछली, समुंदर का समुंदर, कांटा उसकी देह में ही छिपा था। बहुत खूब। इतनी साधारण सी बात, और इस साधारण सी बात में वह बात कह दी गई। पीड़ा मछली की देह में फंसे हुए कांटे सी है, जो स्त्री की देह और उसके भीतर और बाहर का जीना आवरण है, और जो उसे दोनों लोगों को एक बीच में करती हुई झूलती रहती है। बुद्ध ने भी कहा था कहीं पर आम्रपाली से एक संवाद में कि रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ठहर जाएगा। करुणा की बात बहुत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पंखुड़ी जी की कविता का एक 4 पंक्ति है कि बहुत ज्यादा छानबीन से फीका पड़ता है प्यार का चांद। प्रेम जीवन का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सत्य है, और पंखुड़ी जी ने ऐसे प्रेम का स्वप्न देखा है इस कविता के माध्यम से, जिसमें संदेह न हो।
जिसको बड़े ही धीरज से और आशंका की उसमें आवश्यकता नहीं है, जिसको बड़े ही धीरज से काम लेने की आवश्यकता है। प्रेम में आशंका की जरूरत नहीं है। सविता सिंह भी ऐसा एक जगह लिखती हैं कि लाना मेरे लिए खुद को जैसे चिड़िया लाती है तिनका संभाल कर। अर्थात ऐसा प्रेम जिसमें संवेदना की तरलता हो और जिसमें कोई शर्त न हो, बिना शर्त का प्रेम हो। आपकी एक कविता और है कि कुछ और असुरक्षित होती है दुनिया। हर आतंकी हमले के बाद, चाहे जहां भी हुआ हो हमला, जिसकी भी गई हो जाने। जी, ये इस कविता का शीर्षक है इंटेलिजेंस फेलियर। जी, बिल्कुल। जी, जी। वही समय चल रहा है, समसामयिक जी, जी, युद्ध का समसामयिक समय। लग रही है, जी, बिल्कुल। जी। यूक्रेन मैं जी, यूक्रेन और जी, रशिया का युद्ध अभी हाल ही में हमने देखा, और अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। चल रहा है, बिल्कुल। यह कविता उस दुख को, उस पीड़ा को अपने में समेटती है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और इन कविता में बड़ा ही एक पीड़ा है, मानव जाति को तहस नहस किया जा रहा है, और लोग जान बचाने के लिए, लोगों को रोटी की चिंता नहीं है, जान बचाने की चिंता है कि पहले बच जाएं, उसके बाद फिर कल, क्योंकि कल ही अखबार में एक खबर आई थी कि लोग छिपने की कोशिश कर रहे हैं बचने की। तो इसमें एक जी, पीड़ा झलकती है, और युद्ध केवल इमारतों और जमीनों को नहीं ढहाता, बल्कि पूरी मानवता को ढहा देता है, और एक पूरी जो सभ्यता है वो नष्ट होती है। तो इस कविता ने बदलते परिवेश पर एक दृष्टि रखी है, और कविता की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बच पाता है, और कवि तो है ही, कहा भी जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वहाँ पहुँचे। और एक और ये इनकी कविता के दूरदृष्टि को भी बताता है, कितने विषयों को इन्होंने अपनी इस कविता के या कविता संग्रह के माध्यम से समेटा है, जिसमें युद्ध है, स्त्री है, प्रकृति है। बहुत खूबसूरत बात अ, है ये। एक जी, कविता की बात और करना चाहूंगी, वो उस पर पंखड़ी जी से बात करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसे जी। लिखा है। चरित्रहीन लड़के। हुँ, चरित्रहीन लड़के, ये बिल्कुल अपरिचित नए किस्म के लड़के कौन हैं? कहाँ से आए हैं ये? पश्चिम तो किस पश्चिम से? किसी ऐसी आधी अधूरी भारतीयता से नहीं, जो केवल उच्छृंखल बना रही है लड़कों को। यह मानवीय अस्तित्व पर मंडराते प्राकृतिक जो सांस्कृतिक संकट, खतरे की बात सांस्कृतिक की। जो संकट है, उसको लेकर एक लिखी गई बात कही गई है। तो पंखुड़ी जी मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से इस जी, पर बात मैं कर। कुछ ये कहना चाहती हूँ। आपकी भी बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मेरे संग्रह को इतने प्यार से पढ़ा, और ये सब कविताएँ आपको मतलब आपके ज़ेहन में हैं। कवि के लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती है, और लगे हाथ मतलब बाद में आपको भारती जी धन्यवाद, लेकिन फिर भी। और आपका जो सवाल है वो भी मेरे ज़ेहन में है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। हम कैसे आज प्रकृति और स्त्री को साथ-साथ एक उसमें परिभाषित कर रहे हैं, और ये समझ बनाना केवल साहित्य के लिए नहीं, कविता का काम केवल साहित्य के लिए नहीं है, कविता का काम समाज को एक दृष्टि देना समाज को है। भी। इसलिए ये एक बेशक, बहुत बेशक। ज़रूरी बात है जो सब कोई समझे, हर कोई समझे। और इसलिए मैं जल्दी-जल्दी 3 कविताओं का उल्लेख करना चाहूँगी, जो मैं ढूँढ रही थी वो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक का मैंने ज़िक्र किया था, प्रपात को देखने वाले, और ये भी, और ये मैंने देखा है। एक से एक जी, लोग जाते हैं पर्यटन करने, और वहाँ भी वो अपनी पत्नियों पे, प्रेमिकाओं पे धौंस जमाते नहीं चूकते, है ना? तो खूबसूरती का पान जो है, वो कम नहीं होता है, मतलब वो पूरा नहीं होता है, वो पूरा नहीं होता है, जब तक कि आप उसमें एक डोमिनेशन का तत्व ना ला दें। ये मैं स्त्री विमर्श की बात कर रही हूँ, और इससे हम जी, कैसे बाहर निकलें? मैंने देखा है। 2-3 कविताओं का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। एक तो प्रकृति से जुड़ती हुई सीधी-सीधी एक कविता है, सीता के बाद। छोटी-सी है, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ।
स्वागत बात है, तो स्वागत। लेकिन बड़ी सीधी सादी है, बात तो लेकिन बड़ी सीधी सादी है। भूकंप हमें नहीं मारता, मारती है गिरती हुई इमारतें। सीता के बाद ऐसा तो सुना नहीं कि धरती फटी हो और लोग उसमें समा गए हों खड़े खड़े। लाशें तो मिली हैं मलबे के ही नीचे, जो भी हुआ है मलबे के ही कारण, मलबे की ही वजह से गई है जाने, धरती ने नहीं लीला है किसी। तो यही वो बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। उस पूरे शीर्षक की व्याख्या में भी मैं वही बात कहना चाहती थी। अब जो दूसरी कविता, एक कविता है जिसका शीर्षक है क्षितिजल पावक गगन समीरा, अर्थात हम किन चीजों से बने हैं उसकी पूरी पड़ताल है इस कविता में, मतलब मेरे जी, जी। हिसाब से। और मैं हमेशा यही कहूंगी कि कोशिश है, और हमेशा मुझे कोई दूसरा ही बताएगा, जैसे अभी अनुराधा जी ने बताया कि किस हद तक ये कोशिश पहुंची है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं, एक लेखन पर भी है जो मैं पढ़ना चाहूंगी, लेकिन इस संग्रह में कुछ अलग किस्म की जो कविताएं हैं वो हैं, जैसे इसमें एक कविता है साथ मुस्कुराने की कोशिश। वही बात स्त्री और पुरुष का जो रिश्ता है, जैसे हम पर्यटन के लिए जाते हैं तो हम कितने बजे उठें, कितने बजे घर से निकलें, कितने बजे हमें एक ऑटो में बैठना चाहिए और कितने बजे हमें ठीक एक प्रपात के सामने पहुंचना चाहिए, ये कई बार पुरुष चाहते हैं कि वो तय करें। छोटी सी बात है लेकिन ऐसा होता है ना। तो इस जी, तरह जी। की बातें, इसी तरह से तो हम साथ मुस्कुराने की कोशिश, स्त्रियां उसको स्वीकार लेती हैं, स्त्रियां उसको शांति के लिए स्वीकार लेती हैं, लेकिन जी, जमाना बदल रहा है। हम उसी बदलाव को थोड़ा और मुखर, थोड़ा और तेज करना चाहते हैं, ताकि वो जो इस पशुपेश में लगातार अपने मन के विरुद्ध ऐसा कर रही हैं, उन्हें थोड़ी ताकत हिम्मत और मिले। मिले। बिल्कुल। एक कविता मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उसका जी, शीर्षक है अग्निकोण। और एक दूसरी कविता जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है एक सेकेंड, एक कविता है सैल्वाडोर दाली और वायरलेस युद्ध और एनिमेशन। हाँ, एक कविता है एनिमेशन, थोड़ा सा मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ, थोड़ा सा। अजब स्वागत सपना है। था, अजब हुँ, हुँ। सपना था, बिल्कुल हकीकत जैसा। मेरा हर वक्त बेवक्त ही बजने वाला फोन लगातार बज रहा था बेवक्त, यानी नजर आए इस तरह बेवक्त, जैसे खाने को छूते ही, जैसे साबुन हाथ पर लगाते ही, जैसे चेहरे पर लेप लगाते ही लगातार दौड़ रहा था फोन। और इस तरह बज रहा था जैसे किसी घर का सिक्योरिटी अलार्म, लेकिन निकल कर जाया नहीं जा सकता था कहीं और। कहाँ हुँ, चला जाए कोई अपना घर छोड़कर, और कोई क्यों छोड़ दे अपना घर? क्या ये विस्थापन की ही कोई नई राजनीति है, या फिर नए किस्म की कोई घुसपैठ? ये सवाल कोई जोर जोर से पूछ रहा था सपने में, और फोन भी किसी दैत्य की तरह बज रहा था सपने में। पहले नहाते फिर खाते फिर खाने के बीच उसमें एनिमेशन जैसी कोई हरकत हुई, गतिविधि या क्रिया। वह गेंद की तरह उछलने लगा, अंग्रेजी का वह शब्द वाइब्रेशन गेंद के उछलने की तीव्र गति और क्रिया में परिणत हो गया। वह बिस्तर से उछलकर मेरे करीब आने लगा, उसके दांत उगने लगे। मेरे नहाते वक्त बजते रहने की सारी ऊर्जा से लैस वह उचक उचक कर मेरी थाली तक पहुंचने लगा। मेरी उंगलियों में अपने दांत कड़ाने लगा, मेरी कलाई में भी। और ठीक जब उसके दांत मेरे चमड़े के भीतर धंस रहे थे, या शायद मेरे अपने खून की गर्माहट से या दर्द की आहट से, मेरी नींद खुल गई और मेरा फोन, मेरा सेल फोन केवल मुझसे कुछ दूरी पर किसी वहशी मशीन की तरह बज रहा था, जिसके कल पुर्जे अगर बिगड़ जाएं तो बहुत कुछ को भस्म कर सकते थे, कर रहे हैं, कर रहे थे। लेकिन उसे उठाकर फेंक नहीं दिया जा सकता था कुएं में, नदी, झील या समुद्र में। वह बातें
करवा ही लेता था खुद से, खुद पर, कभी कभी लगातार और केवल गलत समय पर। ये मैंने कहा कि ये ऐसे स्त्री के जीवन से जुड़ती है कि जैसे मान लीजिए अभी इन्होंने कविता पढ़ी चरित्रहीन लड़के, तो ये केवल प्रेम की मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी शादी की वेबसाइट पे हैं, तो ये तो सबसे पहली चीज है जो आपको झकझोर के रख देगी। और दूसरी चीज कि ये केवल वहीं से नहीं होता, ये हर जगह होता है। आप 2 घंटे बैठ के जब काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है कि दरअसल ये एक फनी वाकया, ये एक मजेदार आप सोचिए, आप दूरी से देखिए, लेकिन जब ये शुरू मेरे पास नया सेलफोन आया और वो हमेशा ऐसे ही वक्तों पे बजता था, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये कैसे हो रहा है। और मतलब तो मेरे कहने का मतलब इसको स्त्री से जोड़ने का ये हो सकता है ये पुरुषों के साथ भी हो, जी लेकिन जी स्त्री के नहाते वक्त ही बज रहा है। और स्त्री का खाना तो मतलब उसको हमेशा अन्नपूर्णा कहा गया ना, उसको तो खिलाना था, वो इत्मीनान से अकेली बैठ के अपने लिए 56 व्यंजन बना के अरे खाए, जी जी तो फोन को भी हाँ, नागवार गुजर जाता है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की बातें हैं। और एक इसी तरह से है, इसमें कुछ एक आध कविता मैं और बाद में पढ़ूंगी, लेकिन इस टॉपिक पर एक कविता मैं और पढ़ना चाहती हूँ जो कविता चली है, अग्निकोण। उसमें जैसे इसमें एक कविता है जो बहुत आ, कवित्व की दृष्टि से उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कविता या तो भाषा होती है या ज्यादा कथ्य होती है। एक मेरी कविता है जो मेरे तीसरे संग्रह में है, अंततः एक निर्णय है कविता। मतलब उसमें है कितना हमें बेचना है, कितना हमें खरीदना है, कितना हमें बदलना है, कितना हमें क्या करना है। मतलब बाजार हमारे केंद्र में है, हमारे बीते समय हमारे जेहन में है, या हमारे जेहन में कुछ और है। तो ये अग्निकोण कविता जो है, ये केवल वो जो कविता है जिसका मैं शीर्षक कह रही थी, तलाकशुदा। तो जी इसमें जो तलाक है ना बहुत सी कविताएं समाज की उन छूट गई स्त्रियों पर हैं जिन पर अमूमन बात नहीं हो पाती। वे जो अकेली हैं या वे जो तथाकथित पति त्यक्ता हैं, मुझे इस शब्द से ही आपत्ति है वैसे, क्योंकि ये बहुत पितृसत्तात्मक शब्द है ना। हम कभी नहीं कहते पत्नी त्यक्त पति या पत्नी त्यक्त पुरुष। हम क्यों कहते बिल्कुल हैं पति त्यक्ता। मतलब स्त्री भी उसके आगे जो मैं तो पीछे लगाना जरूरी, पति पति त्यक्ता कह लेना इनफ है ना। तो ये जी जो मतलब स्त्रीवाद की, उस दिन मैं सुजाता जी की बातें सुन रही थी और बहुत जरूरी बातें उन्होंने कही, और हमें बहुत जरूरत है उन बातों को कविता में भी ले आने की, एकदम क्रांतिकारी ढंग से, ताकि जब हम थियरी की बात करते हैं, जैसे गरिमा श्रीवास्तव जी का लेख है विश्व स्तरीय जो थियोरेटिकल मूवमेंट्स हैं उनकी जो हम बातें करते हैं, वो कहीं और हैं, और हमारी कविता की उपमा में स्त्री कहीं और है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको कदम ताल मिलाकर चलना चाहिए। तो इस तरह से जो मिसफिट स्त्रियां हैं, उनको लेकर, उनको केंद्र में रखकर लिखी गई बहुत सी कविताएं हैं, है ना। और यानी उनको वास्तविकता और काल्पनिक जी वास्तविकता और कल्पनाओं का एक सामान्य नहीं, रूप आप आप कहना चाहते कल्पना नहीं है ये कल्पना हैं जी नहीं है। आज अगर आप अपने समाज में निकल कर देखें तो जो तलाक की दर है वो बहुत ऊंची है। और ये लिखने का मतलब कतई तलाक को बढ़ावा देना नहीं है। हम परिवार को हम्म, बचाने के लिए लिखे ना लिखें, हम परिवार को सम्मान देने के लिए जरूर लिख रहे हैं, लेकिन स्त्रीवाद का सबसे पहला मकसद है, स्त्री या विवाह में हो या कहीं भी हो, उसको सम्मान दिलाना। तो इस तरह की बातें इस इस संग्रह में बहुत ज्यादा हैं। ऐसी स्त्रियों को लेकर बहुत लिखा गया, जैसे मैंने कहा तलाकशुदा औरतें शीर्षक है कविता का। और उसको छापा था कि नहीं मैं भूल रही हूँ उनका नाम, आपको मैं बाद में मैसेज कर दूंगी। और बहुत पसंद किया था उन्होंने इस कविता को। एक कविता है छोटी सी, अग्निकुंड। छोटी सी, हम्म, मैं छोटी सी तो नहीं है, बहुत लंबी है, लेकिन मैं जरा सा पढ़ देना चाहती हूँ कुछ हिस्सा, पूरी नहीं जी जी पढ़ूंगी, वो पढ़िए जैसे वो पढ़िए मैं पढ़िए पूरी पढ़ी। हाँ, अग्निकुंड। दक्षिण और पूरब का अग्निकुंड सर्व विदित है, वर्जित है। शयन कक्ष के लिए रसोई घर का स्थान वह, पर कहाँ उगता है जमीन का टुकड़ा वास्तु के हिसाब से।
घर बनाने के लिए अब तो छोटे शहर में भी नहीं मिलता, अब तो छोटे शहर भी गगनचुंबी अट्टालिकाओं की योजना बना रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि प्रकृति ऐसे या वैसे अपने क्षरित या पल्लवित रूप में हर जगह मौजूद है, हर कविता में। हो सकता है प्रवेश द्वार पूरब का हो, पूरब का ही प्रवेश द्वार सबसे अच्छा, माँ के घर जैसा। पर अमेरिकी तर्ज पर प्रवेश द्वार रसोई घर में या उसकी बगल में, खाने की मेज कुर्सी के पास या गुसल खाने की भी बगल में, और सारी दुनिया का आना जाना उधर ही से, घर के पिछले दरवाजे से। पुरानी व्यवस्था, पुरानी सभ्यता, माँ की पसंद, माँ की गृहस्थी, दस्तक नहीं बस आवाज देकर आ जाए ना। बेटी भी आ गई, उसकी सीढ़ियों से उतरने की आहट पर भीतर आ जाते हैं पुराने मित्र। कुछ जाने की भी जल्दी है, जगह का भी अपना माहौल है, खुलता ही नहीं। लोग वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं कि घर की कुछ निजता हो। बहरहाल तो ये कविता जो है ये बहुत लंबी चलती है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि वो लड़कियां जो एकदम से, मैंने कहा ना, विवाह संस्था में है नहीं है, वो जो डिवोर्स्ड है, या वो जो हो सकता है लिव इन में हो सकता है अकेली रह रही हूँ, उनकी बात करने की कोशिश बहुत ज्यादा है। और आप देखेंगे कि हर कविता में, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रकृति हमारे जीवन से अलग नहीं है। जैसे हम एक सुबह में उठते हैं, एक सुबह से हमारी भी अपेक्षा होती है, सुबह की हमसे भी अपेक्षा होती है, और हमारी भी सुबह से अपेक्षा होती है ना। तो हम उस सुबह के साथ उठते हैं, आज का दिन कैसा है, बारिश है, धूप है, गर्मी है, जैसे अभी अनुराधा जी से बातें हो रही थी, बिजली है नहीं है ना, कैसी क्या दिख रहा है खिड़की से, है ना। अगर हम केवल गगनचुंबी अट्टालिकाओं में घिर जाए, अभी तो जैसे हम एनसीआर में हैं अगर, तो हम बहुत ऊंचे से उस व्यू को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद जब वो एकदम पास पास सब हो जाएगा तो क्या होगा, हमें ये भी सोचने की जरूरत है ना। तो इस तरह की इसमें बातें हैं, और बहुत सी और बातें, जैसे मैंने एक विस्थापन वाली बात कही थी, एक मोची वाली कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ, और एक वाष्प बन गए पानी का तापमान। आप जब मुझे इजाजत देंगी, हमारे पास अभी समय है, शायद आपके पास कुछ और सवाल है, आप कुछ और पूछना चाहती हैं। जी, कविताओं का जो ये सिलसिला है वो प्रकृति और स्त्री और हमारे सामाजिक परिवेश से होकर गुजरता है। तो हम सामान्य जीवन में ये सब अनुभव करते हैं, लेकिन जिसे कहना चाहिए उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं, शायद आप लेखिका के तौर पे सोचती हैं, आपने लिखा। एक सामान्य स्त्री जो घर में अभी, जैसा आज रविवार है, वो पूर्ण रूप से संलग्न है क्योंकि आज घर के सभी सदस्य घर में हैं। तो उसे अभी समय नहीं है कि वो अपने बारे में सोचे। तो आपका जो कहना है कि जो बातें हैं, जिसे कल्पना नहीं कहना चाहिए, जो होनी चाहिए बातें हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो वास्तविक तौर पे नहीं हो पाती हैं। जैसे बराबरी का हक है या कोई भी ऐसी बात है, जो हमें अनुभव करनी चाहिए, वो सामान्य जीवन में नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के लिए जागरूकता का क्या माध्यम हो सकता है? क्योंकि हर स्त्री कविता नहीं पढ़ती है, हर स्त्री को शायद मोटिवेशन भी ना मिले। और अगर दूर-दराज के गाँवों की बात करें, तो वहाँ पर स्त्रियाँ इन सब से अनभिज्ञ हैं। तो कैसे हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें? या फिर आप क्या सोचती हैं कि इस जो आपके विचार को जो आपने कविताओं में रखा है, इसे हम बिल्कुल जब तक गाँव की उस आखिरी औरत तक ये नहीं पहुँच जाता, तब तक हमारा ये संकल्प जो है वो अधूरा है। तो कैसे हम बिल्कुल, इनको बहुत बहुत जरूरी बात कही है आपने, क्योंकि हम तो जी। मतलब देखिए आपस में बैठे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे कई कार्यक्रम हो रहे होंगे फिलहाल, है ना, जी, जी, जी। हुए होंगे, और हमारी कितनी लेखिकाएं हैं जो आज के रविवारी अखबारों में छपी होंगी, है ना। तो हुँ, हम हुँ। तो ये सब कर लेते हैं, हमारी जो होड़ है वो अखबारों तक पहुंचने की होती है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये इतना जरूरी सवाल है कि उस आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति, जो एक मुहावरा बन चुका है, उस तक हम जी। कैसे पहुंचे, है ना। लेकिन आपका सवाल है कि वो व्यक्ति स्त्री भी होना चाहिए, है ना। हमारी हाँ, तो भी स्त्रीवाद की लड़ाई ये भी है क्योंकि कि ये शायद स्त्रियों चैलेंजेस को, ज़्यादा हैं। जी। जी,
कि स्त्रियों को सबसे पहले तो आप एक व्यक्ति के रूप में देखें। इसका मतलब उसके स्त्रीपन को नकारना बिल्कुल नहीं है ना। उसको जितनी स्त्रियोचित मर्यादा है मिलनी चाहिए, लेकिन उसको आप एक व्यक्ति के रूप में जरूर देखें। अर्थात उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना मन है, उसका अपना उसको भी ये समझना चाहिए। यही बात आप कह रहे हैं, है ना। कि जैसे कोई दुर्घटना हो तो स्त्रियों को सिखाया गया था कि उन्हें भाग्य को कोसना है, लेकिन वो अब इससे निकल रही है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। अर्थात मेरा जो सहायक है उसकी बेटी जो है, उसके किसी बेटे ने वो हासिल नहीं किया जो उसकी बेटी ने हासिल किया। गांव में रहकर, अब जो है ना बिहार में, मैं बिहार में हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में हूँ। और आज मैंने खबर देखी है कि इसको भारत के स्वीट टाउन का खिताब मिला है, लीची शहर होने का। तो मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है। शुक्रिया। तो बिहार में अभी ये नीति आई थी कि गांव में जितनी लड़कियां पढ़ने जाएंगी सबको मुफ्त साइकिल मिलेगी। ये नीतीश कुमार ने किया था और उसकी बेटी को भी मिला और तमाम लोगों को मिला होगा। और मुझे बड़ी खुशी, उसने मेरे सामने आकर मेरे घर में रह के 10th का एग्जाम दिया और उसको फर्स्ट क्लास, उसने आईए किया, उसने बीए किया और अभी एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी होने जा रही है। उसको तो मतलब बीएड भी कर सकती थी वो, लेकिन मेरी माँ चाहती थी, लेकिन उसको आगे और पढ़ाया ना गया कि इतना नहीं पढ़ाना है। लेकिन इतना भी, इससे भी मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत फक्र हुआ कि जो लड़की इतना पढ़ चुकी है उसकी कुछ तो समझ है अपने अधिकारों की और दुनिया की। तो लेकिन बात यही है कि हम जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम जिस भाग्यवादिता से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, हम जिस बृहत्तर आकाश और बृहत्तर जमीन की भी बात कर रहे हैं, उसकी पूरी समझ उस स्त्री तक तभी पहुंचेगी जब कविता जो है वो नुक्कड़ नाटक की तरह, ये मैंने बात पहले भी कही है, नुक्कड़ नाटक की तरह या और भी किसी की तरह क्यों खुद कविता होकर जाए, अपने इन 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 मंचों से को समेटते हुए, जैसे मैं तेज प्रताप जी से कहूंगी कि हमें लेकर चलिए भीतर के इलाकों में, और हम वहां जा जाकर न केवल अपनी कविताएं सुनाएंगे बल्कि कविता पर कुछ कहेंगे भी। कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके घर के सामने कुछ और एक बड़ा सुंदर बाग हो तो कितना अच्छा हो, ये जो सरकारी सड़क है उस पे पेड़ लग जाए तो कितना अच्छा हो, आपके घर में पानी आने लगे रनिंग। ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट की खबर है। ये खबर मतलब जब आई तो मैं आश्चर्यचकित रही। जैसे बार बार मैं स्नानागार को क्यों लेकर आती हूँ, क्योंकि स्त्रियों को नहाने के लिए जितना पानी मुहैया होना चाहिए, जितनी निजता मुहैया होनी चाहिए, कई बार नहीं होती है। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात है जो मैं कविता में भी लेकर आती हूँ। मुझे लगता है कि कविता को इन बातों के बारे में भी होना चाहिए। स्त्री के भोजन, उसकी पौष्टिकता और पीने के पानी और उसके टॉयलेट जाने की सुविधा से लेके तमाम चीजें, और बहुत जरूरी है कि हम इन बातों पर बात करें। और हम जगह जगह जहाँ कहीं हमें मौका मिले चौक और चौराहों पर खड़े होकर जोर जोर से कविताएं पढ़ें और उनके बारे में ऐसी ही बातें करें जैसे कि आप अभी कर रही हैं, ताकि वो जो स्त्री है वो ये सोचे कि नहीं, हमें केवल टेलीविजन पर बैठकर बॉलीवुड नहीं देखना, हमें केवल टेलीविजन को, अब तो मतलब टेलीविजन पर बैठकर अब तो लोग निजी मोबाइल पे, किसके पास स्मार्टफोन नहीं है सिवाय मेरी माँ के, है ना। जी बिल्कुल। तमाम लोगों के पास स्मार्टफोन है और वो जाने क्या क्या देखते हैं। कोई नहीं कविता सुनता, है ना। कविता सुनते हैं लोग, मेरा भी एक कविता का चैनल है और इस पर भूले भटके मुझे कुछ टिप्पणियां भी आ जाती हैं, कभी कभी रोज भी आ जाती हैं। तो कविता प्रेमी हैं, लेकिन हम ऐसा कैसे करें कि वो कविता जो है वो स्त्री अपने उस रविवार के पूरे दिन में 2 मिनट का एक समय भी कविता के लिए निकाले, एक स्त्रीवादी सोच के लिए, जो कतई ही नहीं कह रही है कि आप अपने पुरुष को जरा भी कम करें। वो सिर्फ ये कह रही है कि आप अपने को थोड़ा और ताकतवर बनाएं, बस।
पुरुष यानी वास्तविक मायने में पुरुष बन जाए, ताकि स्त्री थोड़ी सी स्त्री बन पाए। बिल्कुल, 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 बहुत सुंदर। जी, जी। बिल्कुल, क्योंकि यदि पुरुष की पहल, इसमें पुरुष का कहीं न कहीं पहल हो सकती है कि एक रविवार का एक सामान्य परिवार है, रविवार का दिन है, पुरुष कह दे कि आज जाओ तुम 2 घंटे अपने लिए जियो, बच्चों को, घर को मैं सँभालता हूँ। तो ये उसके हुँ, जीवन हुँ। का न केवल 6 माह तक उसको उत्साहित करेगा, बल्कि उसे आजीवन उसके लिए आभारी भी बनाएगा और शायद सम्माननीय भी बनाएगा। तो इसमें पहल बिल्कुल। करने की आवश्यकता है। ऐसी हम बातें बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक सशक्त जो कविता जिसे आप मानते हैं इस औंसिल सुबह की इसका संग्रह में, तो उसे एक बार यहाँ पर वाचन करें। बहुत खूबसूरत, और ये अपने आप में बहुत उत्साहित करने वाला समय और कार्यक्रम चल रहा है। तो आपकी कविताएँ बेहद ऐसी लग रही हैं कि सुना जाए और सुनना चाहिए। स्वागत है। जी, जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अ, 1 सेकंड, एक कविता है, इच्छाओं का चटपुर्जा। जी, जी। मैं ज़रा-सा उसको ढूँढ रही हूँ। इसमें बहुत सी कविताएँ हैं। एक मैं बहुत सुनाती हूँ कविताएँ। आपको, वो जो जो विस्थापन पे मैंने कहा था, पहले मैं वो सुना देती हूँ। ये इसको आप अ, दलित विमर्श की कविता भी मान सकते हैं, और इसको आप भूमंडलीकरण के खिलाफ जो अ, मतलब उससे उत्पन्न जो आम आदमी के जीवन का दर्द है, उसकी कविता भी कह सकते हैं। मोची की दुकान, कस्बाई हुँ, हुँ। चरित्र इसमें दिखेगा, हालाँकि महानगरों में भी ये दिखते थे, पहले ज़्यादा, लेकिन मैं इसको निजी रूप में देख और जी चुकी हूँ। मोची की दुकान, छोटे शहरों में अच्छा लगता है सड़क किनारे की मोची की दुकान के आगे से गुजरना। यह दुकान एक गुमटी की शक्ल में होती है, यानी लकड़ी की घरौंदे नुमा गुमटी, काठ का एक घर, जिसकी खिड़की के पल्लू जैसे दरवाजे होते हैं। हुँ, मोची हुँ। इन्हें शाम को बंद कर सुबह खोलता है, और रात भर उनमें सिंड्रेला के जूतों जैसे शहर की अनेक लड़कियों के जूते बंद रहते हैं। कई बार यह दुकान एकदम खुले में होती है, और जैसे बूट पॉलिश वाले हाथों में पॉलिश उठाए घूमते रहते हैं, वैसे ही खुले की अपनी दुकान को मोची समेट कर रात को अपने घर ले जाता है। बस दिन के उजाले में दिखाई देते हैं कटे हुए चमड़े के टुकड़े, कई बार आने जाने वालों के पैरों की माप के अपने तिकोने यंत्र पर फरमाइशी हील वाले। पहले ऐसे जूते बनते थे मेरे बचपन में, ऑर्डर देके बनवाते थे लोग, सैंडल जी, जी। ठोकते। और जबकि जीवन के इस पारदर्शी क्रम में दिखती न दिखती रही हो जाति प्रथा, और जबकि जीवन के इस पारदर्शी क्रम में दिखती न दिखती रही हो जाति प्रथा, क्योंकि ये केवल जाति के मोची ही होते थे, बिल्कुल ही हट गई इनकी दुकानें सड़क किनारों से। देशी विदेशी चप्पलों के बड़े शोरूम्स के बड़े से बड़े होते जाते हैं। तो ये उनको याद करते हुए। बिल्कुल, आपकी आपकी इस जी। कविता से मुझे एक किस्सा, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वाक़ई में एक मोची जो कल्पनाओं में घूमता था, आपकी इससे आज सजीवित हो गया। जो रबड़ के टायर होते हैं, उनसे बनाए उनसे बहुत खूबसूरती से वो चप्पल बनाया करते थे, जिन्हें कुछ जो एक आजीविका से नीचे आने वाले लोग हैं, जो बहुत कम कमाई कर पाते हैं, वो उन्हें पहना करते थे, और ये कहीं न कहीं आज के दौर में बहुत बड़े नहीं, लेकिन छोटे ब्रांड्स ने उन्हें रिप्लेस कर दिया, और वाक़ई में इस मोची की दुकान कविता से उससे जोड़ा जा सकता है कि कैसे शने-शने वो गायब से हो गए हैं। बहुत खूबसूरत कविता, बहुत जी, खूबसूरत। एक कविता मैं स्त्री की सुरक्षा, चूँकि हमने जूते-चप्पल की बात की है, तो अमूमन अब उसमें ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि जूते-चप्पल पहन के हम घर से निकलते हैं। उस पे एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, गाँव का माहौल। खुली स्वागत है। खेत में तैयार खड़ी फसल की तरह असुरक्षित नहीं होना चाहिए लड़कियों का बाहर आना-जाना।
और फसलें भी जितनी तैयार हों उतनी ज्यादा असुरक्षित होती जाएं, लेकिन गांव का माहौल भी आखिर कोई चीज। तो ये जो भयानक रूप से ईव चीजिंग होती है उस पे लिखी हुई कविता है। अब इसकी चीजिंग पे हम बहुत इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इतना ज्यादा बोला जा चुका। मतलब एक आदिवासी बिल भी पास हुआ तो उसका खामियाजा पुरुषों ने तो भुगता, लेकिन स्त्रियों ने जो भुगता हम सब ने देखा। तो हम कैसे ऐसा कर देते हैं। और एक स्त्री के ही उससे जुड़ती हुई एक बिल्कुल अलग तेवर की कविता मैं आपको सुनाती हूँ, जो स्त्री की इच्छाओं की कविता है। कि वो चाहे जितनी भी कलम और जितनी भी स्याही और जितनी भी लैपटॉप और फोन और उसकी बात करे, जरूर उसके भीतर एक स्त्री होती है, इच्छाओं का चिटपुर्जा। क्या तुम्हारी बहुत प्रबुद्ध कविता के आगे, क्या तुम्हारी बहुत ये कहा जा रहा है कविता परंपरा को जो बहुत प्रबुद्ध रही है, क्या तुम्हारी बहुत प्रबुद्ध कविता के आगे जिसमें सबसे ज्यादा स्वर है एक बहुत पुराने जंग लगे टाइपराइटर पर शब्दों के छपने के, मेरी चूड़ी बिंदी और बारिश की झमाझम वाली कविता, कांच लगी लहठी के प्रतिबिंबों वाली भी कविता, हवा की साए साए में खिड़कियों के भड़भड़ाने की आवाजों वाली कविता, क्या तुम्हें केवल मेरी इच्छाओं का चिटपुर्जा लगती है? क्या तुम्हें मरुभूमि का विस्तार नहीं दिखता रेतीली हवाएं? मुझे लगता है कि ये वो सबसे प्रत्यक्ष कविता है जो प्रकृति के बिंब को स्त्री के साथ जोड़ती हुई, और ये केवल मरुभूमि केवल स्त्री का मन और उसकी देश ही नहीं होती, मरुभूमि पूरा समाज हो सकता है, मरुभूमि पूरे मतलब पूरा पुरुष वर्ग हो सकता है। तो हमें खुद को शुष्क होने से बचाना है, और बाकी तो आपने सुना ही जो सुना। तो जी जी बिल्कुल। स्त्री के जो बाहरी आवरण है या बाहरी मन को हम सामान्यतः देख पाते हैं, लेकिन ये जो मरुभूमि की बात है ये कहीं ना कहीं उसके अंतर मन को खंगालने का एक इशारा है कि उसके मन में क्या चलता है। इसी तरह से मैम, जैसे आपने इच्छाओं का चिटपुर्जा या तलाकशुदा औरतों की बात कही, तो सामान्यतः जो स्वयं हम एक एक आपने विचार रखा कि स्त्रियां स्वतः ही मान लेती हैं कि घर में शांति, जैसा कि आप शुरू में कह रहे थे कि शांति बनी रहे, इसलिए कुछ चीजों को वो स्वीकार लेती हैं, बाय कई डिफॉल्ट बार उन्हें वो मान जवाब लेना नहीं होता है। देती है ना। आप इससे बिल्कुल। सहमत होंगी, शायद अनुराधा जी भी जी सहमत होंगी कि हम क्या बिल्कुल बिल्कुल। छोटी बात का या छोटी या बड़ी बात का भी कौन बखेड़ा बनाए, छोड़ो यार जवाब ना दिया है ना। हाँ, जो घर की अशांति होने वाली है उससे तो बेहतर है कि इस बात पे चुप हाँ रहा जाए। जी बिल्कुल। तो ये जो विचार है, ये बाय डिफॉल्ट हम में डाला जाता है घर में, क्योंकि माँओं को देख के बेटी सीख रही है, बेटी को देखकर आगे आने वाली चीजें देख रही है। लेकिन आज जो दौर बदल रहा है उसमें इसका दूसरा पहलू है कि स्त्रियां बदल रही हैं, लड़कियों की सोच बढ़ रही है। आपने एक उदाहरण से भी समझाया। वहीं जवाब देती हुई स्त्री घर तोड़ने की और उसे एक प्रतिबिंब माना जाता है। तो बिल्कुल। क्या ऐसे में इसे किस तरह से माना चाहिए कि ये पॉजिटिव अप्रोच हुई, या इसे क्योंकि नुकसान तो उसे भुगतना पड़ता है, उसे ही नहीं पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली ब्लेम उस पे आ जाता है। तो इस तो विचार को कई कैसे बार सामान्य कर सकते जी जी कई बार तो चुप रहकर स्त्रियों ने खुद को आहत होने से बचाया है, जैसे हम देखते हैं ना कई बार वाइफ हैं? बीटिंग होती है, और ये भारत जी में ही नहीं है, ये वैश्विक समस्या है, सब जगह भयानक है। रूप से वैश्विक समस्या है, और हम्म, स्त्रियां उससे चुप रहकर बचती हैं। तो ये उसकी एक बहुत ही मतलब मैं कहूंगी कि दैहिक व्याख्या हुई, लेकिन बौद्धिक स्तर पर जैसे मेरी एक मैं जब बचपन में जहाँ मतलब मैं स्कूल में जब जाती थी, तो मेरी माँ की एक मित्र थी जो संस्कृत की प्रोफेसर थी, और वो पंजाब से आती थी। बहुत ही खास उनका चरित्र था, वो अब नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे जहन में रहते। मतलब इतनी खूबसूरत भी थी, और
वो ये कहती थी कि मैं तो चुप ही रहकर विरोध करती हूँ। जैसे स्टाफ रूम में अगर कोई बहस हुई चली जा रही है, तो जब एकदम से जब वोट मांगा जाएगा तो हम जरूर दे देंगे, लेकिन अब उससे पहले हम क्यों चाय करें, है ना? तो ऐसा भी होता है। और हाँ जी, दूसरा ये होता है कि हाँ, नहीं, जवाब देना तो बहुत अच्छी बात है। जवाब हम्म, देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि जवाब देने के कई तरीके हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदूक की नोक मेरे एक दूसरे संग्रह में है बंदूक की नोक पे सवाल। तो हम्म, बंदूक की नोक पे सवाल जो है, हमें उसका कैसे विरोध किया जाए, ये हमें गांधी ने भी सिखाया कि हाँ, वहां पे एकदम हम्म, बातचीत बंद कर देनी चाहिए। वो शांति को स्थापित करने का सबसे, लेकिन अब जहां हम इत्मीनान से बात कर रहे हैं या कुछ कम भी इत्मीनान से बात कर रहे हो, एक ऐसी विपक्ष के साथ, जैसे अभी फिलहाल जो युद्ध हो रहा है, युद्ध की चर्चा की अनुराधा जी ने, तो मैं तो हम्म, चाहूंगी कि वहां युद्ध और ना हो, और बात हो, वहां बंदूक वाह, का जवाब बंदूक से ना दिया जाए, और सबसे खतरनाक होता है तमाचे का जवाब तमाचे से देना, है ना? तो हम्म, गांधी ने भी कहा है कि अगर उसने तुम्हारी आंखें फोड़ी और तुम भी उसकी आंखें फोड़ोगे, तो दुनिया अंधी हो जाए। तो मतलब मुझे लगता है कि गांधी को स्त्रीवादी कटघरे में मैंने अपनी कविता में खड़ा किया है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में बहुत गांधीवादी हूँ। खास तौर पे हम्म, जब हम इंटरनेशनल मामलों की ओर बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि गांधी जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसने शस्त्र झुकाने की वह रणनीति बताई जो हमारे पास दूसरी नहीं है। भारती जी, मैं इसको मानती हूँ। आप देखिए कि जी जी, इसराइल में क्या हो रहा है। उन्होंने उनको इवैक्यूएशन कॉरिडोर बताया, हम्म, तो पैलेस्टाइन जो है वो जितना बड़ा था उससे सिकुड़ सिकुड़ के, हम मेरी इसराइल के साथ बहुत क्या कहूँ, मैत्री भाव रहा है मेरा। मैं सहानुभूति कहना चाहती थी, लेकिन अब वो कितने दबंग देश हो गए, है ना? वो होलोकॉस्ट से निकले और वो कितने दबंग देश हो गए। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में जब अब जैसे हमारी पार्लियामेंट में कितनी बहस हुई विपक्ष की, प्रधानमंत्री से कहा गया कि आप मणिपुर पे बात करें, उन्होंने नहीं की। अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उनसे हम वेट क्यों कर रहे थे मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए। खुद ही कोई कहता कि आप इस बात का जवाब दें कि मणिपुर में पुलिस को एक्टिव होने में इतना समय क्यों लगा। तो मैं यही कहना चाहती थी चुप्पी और संवाद के बारे में। चुप्पी संवाद पे भी मेरी कविताएं हैं, लेकिन वो इस संग्रह में नहीं है। अनुराधा जी, आप कहें तो मैं एक कविता सुना देती हूँ, एक ही समय में। जी बिल्कुल, स्वागत है। यह एक ही समय में था, यह एक ही समय में था कि सूडान से एक नया देश बनाने की बात करते करते बन गया था दक्षिण सूडान नामक एक देश। और सीरिया में राजा बदलने के युद्ध ने तैयार कर दिया था बेघरों का काफिला। यह वही समय था जब कनेडियन इमिग्रेशन में फैली अराजकता भ्रष्टाचार का नाम पाने के लिए मुफ्त बाएं खड़ी थी, बंद ही नहीं होती थी। शरणार्थियों विद्यार्थियों से पैसे वसूलती, उसकी मुंहफटी नई झोली और कनेडियन अखबार भरे हुए थे वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिलाने की जुर्मों से। और हिंदुस्तानी वेब पत्रिकाओं में तेलंगाना नामक एक प्रस्तावित राज्य के सीमा निर्धारण की बहसें थी, और हर जगह छिटपुट हिंसा की, और कभी कभी छिटपुट से ज्यादा गंभीर थी। और यह वही समय था जब उसकी पहचान की ढेरों हिंदुस्तानी लड़कियां पढ़ने बाहर विदेश जा रही थी, और प्रेम जैसी बातों की अनिश्चितताओं को संभालने के नाम पर उभर रही थी एक नई किस्म की पितृसत्ता। मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, और ये दखल की राजनीति है। और प्रेम जैसी बातों की अनिश्चितताओं को संभालने के नाम पर उभर रही थी एक नए किस्म की पितृसत्ता, और उसके साथ एक सर्वथा नई अराजकता।
तो ये संवाद को ही लेकर के अंत में ये कविता खत्म होती है। भारती जी, क्या मैंने आपके उस सवाल का जवाब दिया? आप जो पूछ रही जी थी जी जी कि चुप रहने और जी जी बोलने के बरक्स क्या किया जाए, ये सुजाता जी को मैं याद करना चाहती हूँ कि एक बार सवर्ण महिलाएं एक प्लाकार्ड लेकर खड़ी थी कि हमें पढ़े लिखे पति चाहिए। हम्म, तो मतलब अगले की समझ से भी हमारी कुछ अपेक्षा होती है ना। और अगर अगला हमें तू मैं में उलझाए तो मैं तो बच के मैं तो फिलहाल अब मैं बता ही देती हूँ कि सिंगल हूँ। मतलब मैंने प्रेम विवाह किया था, मेरी कथा इसमें हम नहीं लाएंगे, लेकिन मतलब मेरी स्थिति भी वैसी ही है कि मतलब और मुझे देखिए, हमें स्त्रियों को सबसे पहले तो इतना, वही मैं बार बार स्त्री ताकत की बात इसलिए कर रही हूँ कि ना तो विवाह उनकी ऐसी मजबूरी होनी चाहिए कि बिल्कुल जिसमें वो अपनी जगह ना डिफाइन कर सकें, और ना ही विवाह एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां उन्हें टॉर्चर किया जाए, और ये हो रहा है। तो उन स्त्रियों तक शिक्षा, उन स्त्रियों तक साइकिल, उन स्त्रियों तक तमाम वो अधिकार, उनकी परिभाषा हमें लेकर जाना है। और मुझे लगता है कि जिस दिन वो बंद हो जाएगा, बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि यही वो जी लोग जी भी हैं जो घर में स्त्रियों पर भी अत्याचार करते हैं, है ना। और बाहर निकल कर भी करते हैं। आपने वीडियो देखे होंगे कैसे कैसे, और वो किस राज्य से नहीं है। तो ये राज्यों बिल्कुल की बात नहीं है। तो वहां पे हम क्या जवाब दें, मतलब वही बात है। हम क्या, निर्भया ने क्या जवाब दिया? निर्भया के बदले लोगों ने जवाब दिया, है ना। लेकिन अब ये है कि हम ऐसे और हादसों को कैसे बचाएं? इसके बाद भी हादसे हो जाते हैं, कितने होते हैं। तो हो रहे हैं। हम जवाब की ही रणनीति अभी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहेंगे जब तक कि हमें जवाब देने के लिए वो समुचित शब्द नहीं मिल जाते। लेकिन बात वही है कि वो रोज नए हथियारों का आविष्कार करते हैं, और हमें उनको सिखाना है शांति का पाठ। तुम हमसे वो सवाल ही ना करो कि हमें तुम्हें बिल्कुल ऐसा जवाब देना, है ना। बिल्कुल, कभी कभी साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, आई गेस। वो बात बिल्कुल सही है। परिस्थिति के अनुसार समय अपनी गति से बढ़ रहा है, और अंत में मैं आपकी इस पूरी किताब का जो यदि आकलन, जो कुछ कविताएं हम पढ़ पाए और आपके श्रीमुख से हमने सुना, और अनुराधा जी की बहुत खूबसूरत समीक्षाओं को भी सुना, जिसमें जाना कि कुछ कविताओं में विभिन्न रूप भी हैं। यहीं पर पंखुड़ी जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि स्त्री विमर्श की कविताएं, और हमने काफी चर्चा भी की इस पे, वहीं प्रकृति को भी आपने इसमें समेटा है। जैसे कि आपकी एक दो कविताएं हैं, शहर की धूल है, जिसमें वापस आपने हाँ घर जाने की बात की है। और मूल्यांकन, माफी चाहती हूँ, मूल्यांकन जो कविता है उसमें पुश्तैनी घर की ओर जाकर उसको फील करने की जो बात कही है। शहर की धूल है, जिसे वापस अपने पुनरावलोकन की एक बात है। तो ऐसे हम प्रकृति को जोड़ते हुए जो आपकी कविताएं हैं, उनके बारे में अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, और मैं अनुराधा जी से भी जी अनुरोध करूंगी कि आप पंखुड़ी जी के साथ साथ इस पर कुछ अपने शब्द कहें। जी, पंखुड़ी जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की कविताओं से आप क्या संदेश, या जी जी किस तरह का एक। जी 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 बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि अ, जो हमारे गांव हैं और जो हमारे छोटे शहर हैं, कस्बा नुमा, उनको खूब हरा भरा और सुंदर और व्यवस्थित, और वहाँ समुचित शिक्षा चिकित्सा के प्रावधान के साथ मैं देखना चाहूंगी। और यही इन कविताओं का मकसद है। मतलब एक तो ये है कि हरियाली जो है, ये कविता भी है मेरी, उसको केवल खेतों में नहीं सिमट जाना है, उसको खेतों से बाहर भी होना है। और इन जगहों को उतना ही विकसित होना है, उन्हीं सब सुविधाओं के साथ जो कि महानगरों में है। तो ऐसा इसमें है। एक कविता है, खेती का सम्मोहन। बड़ा अद्भुत जी है जी खेती का सम्मोहन, खुलेपन का, मौसम में बोने, काटने, उगाने का, मौसम के यों बाहों में लहलहा जाने का, बिल्कुल वैसा जैसा दूर से दिखता है गांव, गीतों गाथाओं में पढ़ा हुआ नहीं,
न जाना न अनजाना, बस प्रवेश को तैयार। भीतर जाने पर दूसर टोली के आगे अगर थमकते हो पांव, तो बात केवल जाति प्रथा में विश्वास की नहीं। देखिए, अब ये कविता जो है, ये उस टेंशन के उस तनाव, उस थ्रेट के मोमेंट पे आके खत्म होती है। जैसे आप गांव घूमने जाती होंगी, आप भी जाती होंगी, आप भी जाती होंगी, ननिहाल, ससुराल और तमाम तरह के हमारे दूर दराज के सगे संबंधियों के जान पहचान के गांव होते हैं। गांव घूमना आजकल कितना अच्छा लगता है, और जाकर बहुत अच्छा लगता है कि गांव में खूब लोगों ने संगमरमरी घर भी बनवाए। तो वो जो है ना, वो अभी भी एकदम पॉकेट्स में है ना? आपने देखा, बिल्कुल। अनुराधा जी का मैं देखती हूँ, वो परिचित है गांव के माहौल। तो हम मतलब वो एकदम अलग अलग है। और वही मैं कह रही हूँ कि वहाँ जैसे अगर कोई कोई हम 1 मिनट के लिए जाति प्रथा छोड़ दें, ये जो बंटवारा है, जो आर्थिक है, फिर वो सांस्कृतिक होता है, और फिर वो चारित्रिक हो जाता है। और जो ये विभाजन रेखा है, ये एक बॉर्डर लाइन बन जाती है दो मोहल्लों के बीच, दो टोलियों के बीच गांव में। और कैसे उसको पार किया जाए, कैसे उन तक वो सारी चीजें पहुंचे जो इन संगमरमरी घरों में है, ये इसकी अपेक्षा है। क्योंकि वे जो वंचित है, वे आपसे छीनना चाहते हैं। जो जिसके पास है, वो क्यों छीने? वे जो वंचित है, वे आपसे छीनना चाहते। कई बार तो डोमिनेशन ही होता है, उसको होने ही नहीं देना, उसको होने ही बिल्कुल। नहीं देना है बराबर। आरक्षण इसीलिए आया। अब हम आरक्षण पर भी बहस नहीं करेंगे, लेकिन जी। ये जो बात है कि हम डर कर अगर अंधेरा हो रहा है, तो हम ऐसे मोहल्लों में, छोटे छोटे शहर में भी नहीं जाएंगे जहां हम घिर जा सकते हैं, जहां हमें मैं जिंदगी की बात कर रही हूँ, मैं जिंदगी की शीर्षक है सुबह, अब मैं शाम की बात कर रही हूँ कि शाम अगर हो और अंधेरा हो जाए, तो आप, बल्कि इसीलिए तो इतने मॉल्स चमक रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऊपरी सुरक्षा लेकर आए। तो हमें उस भीतर तक घुसना है। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका वगैरह में जब मैं पहली बार गांव गई, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार, ये गांव तो इतना सुंदर है, यहाँ बेहतर सब कुछ है, यहाँ स्कूल वैसे ही है, यहाँ चिकित्सा वैसे ही है, बस स्पेस ज्यादा है, घर इतने ज्यादा आलीशान है, सब इतना सुंदर है। वहाँ के गांव और वहाँ के किसान इतने अमीर हैं। आप यूरोप में भी देखिए, तो ये चीज जी। बहुत ज्यादा है। तो किसानों पर बहुत विमर्श हो चुका है। और वही बात कि हमें जो है अपनी जो बुनियाद है, जैसा कि गांधी ने कहा कि आत्मा जो है वो गांव में ही बसती है। तो वहाँ ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज हो रहा है परिवर्तन, और जरूर होगा। और उन टोलों तक भी होगा कि वो टोले जो है वो खतरे की जगह ना रहे, कि वो जाने से हम डरें, और उनको यहाँ आने के लिए संघर्ष करना पड़े। तो ये जो दूरियां हैं, हम उनको पाटना चाहते हैं, ताकि मनुष्यता के बीच कोई दूरी ना रहे, उसमें जो कोई बड़ी बड़ी दीवारें ना रहे, है ना? उसमें ऐसी पंचायतें ना बैठे जो स्त्री को फतवे सुनाए, और तमाम तरह के उल जलूल उसको हुक्म सुनाए, है ना? जी। उसको, जी। बल्कि अब स्त्री कब आएगी हुक्म देने के ओहदे पर, हम इसकी बात करें। और ये अच्छा है कि महिला के लिए सरपंच का, और महिला के लिए तो अब आरक्षण भी हो गया राजनीति में। और यही बात है कि जब मतलब, और कई बार हमारे यहाँ आती हैं जो वार्ड काउंसलर, कमिश्नर जो भी हम उनको गए, और हम उनसे पहला सवाल यही करते हैं कि देखिए, आप खुद काम कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपके बदले आपके पति काम करें, जी। है जी, ना? सरपंच तो पति ये का जो अच्छा कॉन्सेप्ट हो है। रहा है थोड़ा, और इसको और असल होने की जरूरत है। बिल्कुल। जैसा कि अनुराधा जी, इनकी एक कविता संग्रह में जो कविता है, शहर को परिभाषित करना, जो मैं पढ़ रही थी, ये भी काफ़ी हद तक खुद से जोड़ता है। तो इस विषय में और प्रकृति और सबको समाहित करते हुए, इन सभी विषयों को समाहित करते हुए आप अपने विचार मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की बात है इनमें? बिल्कुल, अनुराधा पंखुड़ी जी। जी अभी जिस बात कर रही थी जिस गाँव की, तो बिल्कुल और जिस जीवन की, जिन लड़कियों की बात कर रही थी, मैंने वही जीवन जिया है, उसी तरह का जीवन। क्योंकि मैं गाँव में ही रही हूँ बचपन में, काफ़ी समय से, और बड़े ही संघर्ष से पढ़ाई भी की है।
किस तरह से बस से फिर आने जाने का वो दिक्कत होता था। तो वो सब बातें पंखुड़ी जी ने अपनी किताब में समेटी है और अभी महिला प्रधान की बात कर रही हैं, सरपंच की बात। तो ये इसमें 1-2% ही ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं काम करती हैं, क्योंकि मैं तो देख ही रही हूँ, उनकी जगह उनके पति ही काम करते हैं ज़्यादातर। तो तो इसमें कितना बदलाव होना खतरनाक। चाहिए। बिल्कुल, वो बोल नहीं पाती हैं और न ही कोई निर्णय ले पाती हैं। तो उनको खड़ा इसलिए किया जाता है क्योंकि महिला सीट महिला सीट कारण होती है। खड़ा जाता है। तो असल इसमें असल बदलाव कार्यकर्ता सरपंच पति होता है जैसे। बिल्कुल, तो ये जी। क्योंकि गाँव में देखा है, तो इसमें बदलाव होना चाहिए। सही बिल्कुल अच्छी आवाज़ उठाई है आपने और गाँव की लड़कियों की बात उठाई है आपने, तो अभी भी इतना बदलाव नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, 17-18 साल तक के होने तक उनकी शादी कर दी जाती है, उसके बाद वो अपनी घर गृहस्थी सँभालें, जो जैसे मन हो वैसे रहें। तो इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, इस पर भी पंखुड़ी जी ने अपनी बात कही। काफ़ी कुछ कहा है और बहुत कुछ कहा जा रहा है और हमारे जो अग्रज अ, महिलाएँ, स्त्रियाँ थीं, उन्होंने भी कहा सावित्रीबाई फुले और पंडिता रमाबाई, रुक्माबाई आप सभी ने इसकी एक ज़मीन तैयार की और बड़ा ही विरोध सहा भी है समाज का। और नई कविता की इस पीढ़ी में कई पीढ़ी की कवयित्रियाँ लिख रही हैं, इस बारे में लिख रही हैं। अनामिका जी हैं, सविता सिंह हैं, कात्यायनी हैं, उसमें नीलेश जी हैं, अनुराधा सिंह हैं और डॉक्टर सुनीता का नाम लेना चाहूँगी, रेणु यादव हैं, रजनी अनुरागी हैं, इसमें निर्मला पुतुल हैं, जसिंता केरकट्टा हैं, अनुपम सिंह हैं, सुजाता हैं, ग्रेस कुजूर हैं, अ, वंदना टेटे हैं और पंखुड़ी सिन्हा हैं, अनीता भारती जी भी हैं। ये सभी महिलाएं लिख रही हैं महिलाओं के लिए और काम होना चाहिए बिल्कुल। और पंखुड़ी जी की कविताओं में विषय वैविध्य भी है, एक भाषा है जो बड़े सरल और सहज ढंग से अपनी बात कह रही है, लोगों पर संवाद कर रही है और उसका एक असर भी छोड़ रही है, क्योंकि भाषा में एक अलग तरह की प्रस्तुति है, वो छू लेती है, एक जैसे कहते हैं ठक से लग जाती है मन को, उस तरह की भाषा है, मानवीय चेतना है और सजगता भी है। और यह एक रचनाकार की एक विशेषता भी होनी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो आपसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस दर्पण सामने रखा हो, एकदम वैसी ही। और भी कई बिल्कुल बिल्कुल। सारी कविताएँ हैं जिनमें युग बोध का आक्रोश है और शब्दों का अद्भुत संसार है। मैं हम्म। बहुत पंखुड़ी जी को शुभकामना देना संग्रह के लिए और इस बातचीत के लिए भारती जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। एक बिल्कुल। जी, सार्थक मैं चर्चा भी रही। धन्यवाद देना चाहूंगी, लेकिन एक आधा मिनट का समय मुझे दें। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अनुराधा जी, आपने जो एकदम छू लेने वाली बातें कही, आपने जो ये बात कही कि मैंने बड़े संघर्ष के साथ पढ़ाई की है, मैंने भी बहुत बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाई की है। और मेरा बड़ा सपना था कि मैं अलग अलग जगहों को देखना चाहती हूँ, अलग अलग जगहों पे पढ़ना चाहती हूँ, और था नहीं, अभी भी है, और अभी मैं ये करूंगी। लेकिन मतलब मैंने क्या संघर्ष न किया। आ, मैंने यहाँ से 10th करने के बाद मुजफ्फरपुर से मेरा एडमिशन हुआ क्वीन मैरीज में, वो तो बहुत अच्छा हुआ, निभा भी, और उसमें मुझे बहुत अव्वल नंबर आए। आप पढ़ चुकी हैं कि सीबीएसई में मुझे हिंदी में सबसे ज्यादा बोर्ड में आए, बाकी विषयों में भी अच्छे आए, अच्छी जगह मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन मतलब उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स में मैं ऐसी राजनीति में फंसी, मुझे पहले साल दोनों पेपर में 60 और 61 थे, एंशियंट इंडिया और हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान। और अगले साल मतलब मुझे वो पर्चा याद आता है कि अगले साल मैं एक प्रेम संबंध में बंध गई, जो मेरे एक हस्बैंड के साथ ही था। और मुझे लगता है कि हम मतलब इसमें जो सर्वेलेंस की कविताएं हैं ना, मैं उन पे इसीलिए बात करना चाहती थी। हम इस तरह भी आके जाते हैं अपने लाइफस्टाइल। और आप विश्वास नहीं करेंगी, ये बात है 95 की, और उसी साल मुझे गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार भी मिला। मैं ये सच में शिक्षा के संघर्ष की बात कर रही हूँ कि मुझे उस मीडिएवल इंडिया के पेपर में, जिसमें वो सवाल था मोहम्मद बिन तुगलक पे, और मैंने जो जवाब लिखा था वो भी लगभग मुझे उत्तर पुस्तिका याद आती है, मुझे 28 नंबर मिले, मतलब 100 में। सोचिए,
अब मैं इतना रोई, उस वक्त तो वो उम्र होती है ना कि 28 नंबर बहुत बुरा लगता, अभी भी बुरा लगता है, लेकिन फिर मैंने उसको रिवाइज किया और फिर मतलब उस वक्त मैंने किताबों से पढ़ के और इतनी मेहनत की थी और 28 नंबर, फिर मैंने उसको रिवाइज किया तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा फर्स्ट डिवीजन छूट गया सेकेंड ईयर में। और उसके बाद और संघर्ष था, मुझे पहले साल हॉस्टल नहीं मिला, मैं विजयनगर में रहती थी, बस से जाती थी, और मतलब सोचो मैं तो हॉस्टल से निकली और बस में जो पहले दिन उसने ब्रेक लगाया बस वाले ने, तो मैं तो सीधा गिरी। और मतलब ये एक मजेदार वाकया, मुझे ऐसी बातें कैसे याद रहती है, मैंने एक लड़के की नाक पकड़ ली। तो मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि मतलब मैं इस तरह की गंवार टाइप की लड़की थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि बस में कितने जोर से ब्रेक लगेगी और कैसे पकड़ के खड़े होना है। मैं सीधा गिरी और मतलब खैर मतलब मैं बच गई, मुझे चोट नहीं आई, लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर जब मैंने मतलब फिर मैंने इधर उधर से पत्रकारिता की पढ़ाई की, मैंने थोड़े समय काम भी किया, मुझे बहुत आज भी मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का बड़ा शौक है, शायद मैं किसी दिन बना भी लूं। लेकिन जब मैं अमेरिका पहुंची और मैं इतिहास में एमए करने पहुंची, छोड़िए वो मेरा उपन्यास है, उस पर हम मिलेंगे कभी, लेकिन मतलब मेरा डिपोर्टेशन हो गया, ये है क्लाइमैक्स स्त्री विमर्श का। मतलब मुझे क्या मैंने मुझे बुलाया गया, इन मुझे निमंत्रण दिए गए 1000 पार्टियों के, क्यों भाई क्यों? अगर आपको नहीं पसंद है, अगर आप चाहते हैं, वही बात है कि आप किसी को एक संबंध में बांध कर, है ना, कैसे उसके लिए शर्त तय कर सकते हैं कि आप इस शहर में रहें, इस शहर में ना रहें, ऐसे करें वैसे करें, यही बात है स्त्री विमर्श। तो ये बहुत जरूरी बात है जो अभी अनुराधा जी ने कही आपके सवाल के तहत, भारती जी, कि मतलब भयानक राजनीति मैंने झेली है, और जाने इतिहासकारों की मुझसे क्या खुंदक रही। तो मेरी अभी भी पीएचडी इतिहास में अधूरी है, बहुत संघर्ष के साथ मैंने ये काम किया, क्योंकि मतलब मैं उस वक्त तक मेरी एक किताब छप चुकी थी पहली, जब मैं मास्टर्स करने पहुंची स्टेट्स में, सनी बफलो में, और मैंने जो वहां राजनीति झेली वो वाकई उपन्यास है, लेकिन अब उस राजनीति को मैं भी अभी समझ ही रही कि हुआ दरअसल क्या, और उस बारे में कानून क्या कहता है। तो एक स्त्री जब जाती है, मेरी एक कविता है, उसका शीर्षक है तुम घर से बाहर निकल कर तो देखो, तो मतलब उस पर क्या नहीं अत्याचार संभव है। तो शायद शायद मैम जी इसमें यही है कि संघर्ष या चुनौतियां, हमें जो संघर्ष होते हैं, चुनौतियां वही हमें मजबूत करते हैं। और निश्चित रूप से जो आपका अब तक का जीवन रहा है, उसमें जितनी बड़ी चुनौतियां आपने झेली और संघर्ष आपने लिया, वो कहीं ना कहीं आपकी ताकत के रूप में आज हम जान रहे हैं, और आपकी एक नई पहचान बन रही है। और ये बहुत ही प्रेरणादायी है हम सबके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि चुनौतियां ही हमें जीवन को, संघर्ष को जीतने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनती है। तो ये चुनौतियां बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनसे आदमी सशक्त अरे बनता है, मजबूत होता है। भारती जी, चुनौतियां जी। ये ना आई होती तो मैं अभी कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होती। तो जी ये चुनौतियां नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। दिस इज जी जेंडर जी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये मैं कहना चाहती हूँ। मतलब ये अलग बात है कि हम उन चुनौतियों से मतलब आ, किस हद तक परास्त होते हैं, लेकिन मतलब मैं अमेरिकन सिटीजन होती, उसके बावजूद मैं इस देश से प्यार करती हूँ, यहाँ रहती हूँ, यहाँ मेरा घर है, मैं आती थी, लेकिन मैं अमेरिकन सिटीजन होती, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, और मैं सच में मतलब मुझे सारे ग्रेड्स ए आ रहे थे, लेकिन उस भयानक इमिग्रेशन की राजनीति में ने मुझे बहुत वो किया। तो मतलब वो संघर्ष मेरा जारी है, और ये जी अभी जी भी होता है। शिक्षा लेने जब स्त्रियां पहुंचती हैं, तो हम इन चुनौतियों को आवश्यक ना कहें, बिल्कुल ना कहें। और हम मतलब हमसे ये क्यों कहा जाता है कि हम तुम्हें फंदों में फंसाएंगे और तुम खुद को उनसे बचाओ। नहीं, जी पुरुषों को ये षड्यंत्रकारी या किसी को भी होने से हमें रोकना है, यही हमारा जवाब है। जिस दिन हम ये जवाब दे देंगे, उस दिन हम मुकम्मल जीत हासिल करेंगे।
बेशक, बेशक। इस आपकी इस बात पे मंगल विजय जी की 4 पंक्तियाँ वैसे तो पूरी कविता है लेकिन बदला जाए दृष्टिकोण एक कविता है, तो उसकी 4 पंक्तियाँ इसमें काफ़ी सटीक बैठती हैं कि बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे! जहान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता। जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों का सत्साह के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं, बाधाओं की क्या बिसात फिर रुख तूफान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल जा सकता है। तो आपकी कविताओं का सार यदि कहें तो ये विचार है और ये जो ओसिल सुबह है, ये विचार के रूप में सामाजिक चेतना का एक काम करती है और जैसा कि अनुराधा जी ने कहा इनमें सभी विषयों को समाहित किया गया है और उन बेसिक चीज़ों को लेकर जो संदेश आपने अपनी कविताओं के माध्यम से रखा है, वो कहीं न कहीं एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत करता है और उसे पहुँचाता भी है, जैसा कि आपने भी उदाहरण के स्वरूप बताया आपकी सहायिका की सुपुत्री जिस मुकाम पर पहुँची है, तो ये कहीं न कहीं आपकी उस विचार की जीत है, उस विचार की विजय है और ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए, जिसमें हम जो इस मुकाम तक पहुँचने वाले हैं या पहुँच रही महिलाएँ हैं, उनका इसमें काफ़ी योगदान हो सकता है, जो आप जैसी सशक्त लेखिकाओं के माध्यम से संभव हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत ये कविता संग्रह है और निसंदेह आपके बाकी ज पुरस्कृत जो कृतियाँ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत विचारों के साथ संलग्न होंगी और मैं दर्शकों से पुनः अनुरोध करूँगी कि एक बार इस संकलन को ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको स्वतः ही प्रेरित करेगा और आगे पंखुड़ी जी को पढ़ने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर अनुराधा ओस जी का और पंखुड़ी सिन्हा जी का कि आपने अपने अमूल्य समय को यहाँ पर हम सबके साथ साझा किया और इतने बेहद खूबसूरत विचारों के साथ एक नए विचार क्रांति का आगाज किया। इसके लिए आप तहे दिल से आभारी हैं। हम आभारी हैं इस परिवर्तन मंच के माध्यम से मैं कि भी आप ऐसे आभारी विचार बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी इस आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद आप दोनों को, तेज प्रताप जी को और आप सभी दोस्तों को। ज़रूर सुनिए जी, और ध्यान से और पढ़िए। जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी का। धन्यवाद। शुभ संध्या। चलिए, शुक्रिया अनुराधा जी, आपने